जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक राजाओं ने लड़ाइयाँ लड़ी और इस कोशिश में हमारे देश की वीर तथा साहसी स्त्रियों ने भी उनका साथ दिया। इन वीरांगनाओं में रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई आदि का नाम शामिल है। रानी लक्ष्मीबाई ने हमारे देश और अपने राज्य झांसी की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज्य के खिलाफ लड़ने का साहस किया और अंत में वीरगति को प्राप्त हुई। दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार में सन 1828 में काशी में हुआ, जिसे अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। उनके पिता मोरोपंत तांबे बिठूर में न्यायालय में पेशवा थे और इसी कारण वे इस कार्य से प्रभावित थी और उन्हें अन्य लड़कियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। उनकी शिक्षा दीक्षा में पढ़ाई के साथ साथ आत्मरक्षा, घुड़सवारी, निशानेबाजी और घोड़ाबंदी का प्रशिक्षण भी शामिल था। उन्होंने अपनी सेना भी तैयारी की थी। उनकी माता भागीरथी बाई एक गृहिणी थी। उनका नाम बचपन में मणिकर्णिका रखा गया और परिवार के सदस्य प्यार से उन्हें मन्नू कहकर पुकारते थे। जब वे 4 वर्ष की थी तब उनकी माता का देहांत हो गया और उनके पालन पोषण की संपूर्ण जवाबदारी उनके पिता पर आ गई। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई में अनेक विशेषताएं थी, जैसे नियमित योग्य अभ्यास करना, धार्मिक कार्यों में रुचि, सैन्य कार्यों में रुचि एवं निपुणता। उन्हें घोड़ों की अच्छी परख थी। रानी अपनी प्रजा का समुचित प्रकार से ध्यान रखती थी। गुनहगारों को उचित सजा देने की भी हिम्मत रखती थी। दोस्तों, लक्ष्मीबाई की शादी सन 1842 में उनका विवाह उत्तर भारत में स्थित झांसी राज्य के महाराजा गंगाधर राव नेवलेकर के साथ हो गया। तब वे झांसी की रानी बनी। उस समय वे मात्र 14 वर्ष की थी। विवाह के पश्चात ही उन्हें लक्ष्मीबाई नाम मिला। उनका विवाह प्राचीन झांसी में स्थित गणेश मंदिर में हुआ था। सन 1851 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, परंतु दुर्भाग्यवश वह मात्र 4 माह ही जीवित रह सका। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि महाराजा गंगाधर राव नेवलेकर अपने पुत्र की मृत्यु से कभी उभर ही नहीं पाए और सन 1853 में महाराज बहुत बीमार पड़ गए। तब उन दोनों ने मिलकर अपने रिश्तेदार महाराज गंगाधर राव के भाई के पुत्र को गोद लेना निश्चित किया। इस प्रकार गोद लिए गए पुत्र के उत्तराधिकार पर ब्रिटिश सरकार कोई आपत्ति न ले, इसीलिए यह कार्य ब्रिटिश अफसरों की उपस्थिति में पूर्ण किया गया। इस बालक का नाम आनंद राव था दोस्तों, जिसे बाद में बदलकर दामोदर राव रखा गया। रानी लक्ष्मीबाई की उत्तराधिकारी बनना। दोस्तों, 21 नवंबर सन 1853 में महाराज गंगाधर राव नेवलेकर की मृत्यु हो गई। उस समय रानी की आयु मात्र 18 वर्ष थी, परंतु रानी ने अपना धैर्य और साहस नहीं खोया और बालक दामोदर की आयु कम होने के कारण राज्य कार्य का उत्तरदायित्व महारानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं पर ले लिया। उस समय लाई डलहौजी गवर्नर था। उस समय यह नियम था कि शासन पर उत्तराधिकार तभी होगा जब राजा का स्वयं का पुत्र हो। यदि पुत्र न हो तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिल जाएगा और राज्य परिवार को अपने खर्चों हेतु पेंशन दी जाएगी। उसने महाराज की मृत्यु का फायदा उठाने की कोशिश की। वह झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिलाना चाहता था। उसका कहना था कि महाराज गंगाधर राव नेवलेकर और महारानी लक्ष्मीबाई की अपनी कोई संतान नहीं है और उसने इस प्रकार गोद लिया गए पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। तब महारानी लक्ष्मीबाई ने लंदन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया, पर वहां उनका मुकदमा खारिज कर दिया गया। साथ ही यह आदेश भी दिया गया कि महारानी झांसी के किले को खाली कर दे और स्वयं रानी महल में जाकर रहे। इसके लिए उन्हें रुपये 60,000 की पेंशन दी जाएगी।
परंतु रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी को न देने के फैसले पर अडिग थी। वे अपनी झांसी को सुरक्षित करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने सेना संगठन प्रारंभ किया। संघर्ष की शुरुआत। दोस्तों, मैं झांसी नहीं दूंगी। 7 मार्च 1854 को ब्रिटिश सरकार ने एक सरकारी गजट जारी किया, जिसके अनुसार झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने का आदेश दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश अफसर एलिस द्वारा यह आदेश मिलने पर उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया और कहा, मेरी झांसी नहीं दूंगी, और अब झांसी विद्रोह का केंद्रीय बिंदु बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ने कुछ अन्य राज्यों की मदद से एक सेना तैयार की, जिसमें केवल पुरुष ही नहीं अपितु महिलाएं भी शामिल थी, जिन्हें युद्ध में लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था। उनकी सेना में अनेक महारथी भी थे, जैसे गुलाम खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, सुंदर मुंदर, काशीबाई, लाला भाऊ बख्शी, मोतीबाई, दीवान रघुनाथ सिंह, दीवान जवाहर सिंह आदि। उनकी सेना में लगभग 14,000 सैनिक थे। दोस्तों, 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय विद्रोह प्रारंभ हुआ, जिसका कारण था कि जो बंदूकों की नई गोलियों थी, उस पर सुअर और गोमांस की परत चढ़ी थी। इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर ठेस लगी थी और इस कारण यह विद्रोह देश भर में फैल गया था। इस विद्रोह को दबाना ब्रिटिश सरकार के लिए ज्यादा जरूरी था, अतः उन्होंने झांसी को फिलहाल रानी लक्ष्मीबाई के अधीन छोड़ने का निर्णय लिया। इस दौरान सितंबर अक्टूबर 1857 में रानी लक्ष्मीबाई को अपने पड़ोसी देशों ओरछा और दतिया के राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने झांसी पर चढ़ाई कर दी थी। इसके कुछ समय बाद मार्च 1858 में अंग्रेजों ने सर हूँ रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला कर दिया और तब झांसी की ओर से तात्या तोपे के नेतृत्व में 20,000 सैनिकों के साथ यह लड़ाई लड़ी गई, जो लगभग 2 सप्ताह तक चली। अंग्रेजी सेना किले के द्वारों को तोड़ने में सफल रही और नगर पर कब्जा कर लिया। इस समय अंग्रेज सरकार झांसी को हरियाणा में कामयाब रही और अंग्रेजी सैनिक नगर में लूटपाट भी शुरू कर दी। फिर भी रानी लक्ष्मीबाई किसी प्रकार अपने पुत्र दामोदर राव को बचाने में सफल रही। कालपी की लड़ाई। दोस्तों, इस युद्ध में हार जाने के कारण उन्होंने सतत 24 घंटों में 102 मील का सफर तय किया और अपने दल को 7 कालपी पहुंची और कुछ समय कालपी में शरण ली, जहां वे तात्या तोपे के साथ थी। वहां के पेशवा ने परिस्थिति को समझकर उन्हें शरण दी और अपना सैन्य बल भी प्रदान किया। दोस्तों, 22 मई 1858 को सरहू रोज ने कालपी पर आक्रमण कर दिया। तब रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता और रणनीति पूर्वक उन्हें परास्त किया और अंग्रेजों को पीछे हटाना पड़ा। कुछ समय पश्चात सरहू रोज ने कालपी पर फिर से हमला किया और इस बार रानी को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, युद्ध में हारने के पश्चात राव साहेब पेशवा, बंदा के नवाब तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई और अन्य मुख्य योद्धा गोपालपुर में एकत्र हुए। रानी ने ग्वालियर पर अधिकार प्राप्त करने का सुझाव दिया ताकि वे अपने लक्ष्य में सफल हो सके और वहीं रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे ने इस प्रकार कथित एक विद्रोही सेना के साथ मिलकर ग्वालियर पर चढ़ाई कर दी। वहां उन्होंने ग्वालियर की महाराजा को परास्त किया और रणनीतिक तरीके से ग्वालियर के किले पर जीत हासिल की और ग्वालियर का राज्य पेशवा को सौंप दिया गया। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु। 17 जून 1858 में किंग्स राज आयरिश के खिलाफ युद्ध लड़ते समय उन्होंने ग्वालियर के पूर्व क्षेत्र का मोर्चा संभाला। इस युद्ध में उनकी सेविकाएं तक शामिल थी और पुरुषों की पोशाक धारण करने के साथ ही उतनी ही वीरता से युद्ध भी कर रही थी। इस युद्ध के दौरान वे अपने राज्य रतन नामक घोड़े पर सवार नहीं थी और यह घोड़ा नया था जो नहर के उस पार नहीं कूद पा रहा था। रानी इस स्थिति को समझ गई और वीरता के साथ वही युद्ध करती रही।
इस समय वे बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और वे घोड़े पर से गिर पड़ी। चूंकि वे पुरुष पोशाक में थी, अतः उन्हें अंग्रेजी सैनिक पहचान नहीं पाए और उन्हें छोड़ दिया। तब रानी के विश्वास पात्र सैनिक उन्हें पास के गंगा दास मठ में ले गए और उन्हें गंगा जल दिया। तब उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि कोई भी अंग्रेज अफसर उनकी मृत देह को हाथ न लगाए। इस प्रकार कोटा की सराय के पास ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में उन्हें वीर गति प्राप्त हुई, अर्थात वे मृत्यु को प्राप्त हुई। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने 3 दिन बाद ग्वालियर को हथिया लिया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पिता मोरपंथ तांबे को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सजा दी गई। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव को ब्रिटिश राज द्वारा पेंशन दी गई और उन्हें उनका उत्तराधिकार कभी नहीं मिला। बाद में राव इंदौर शहर में बस गए और उन्होंने अपने जीवन का बहुत समय अंग्रेज सरकार को मनाने एवं अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों में व्यतीत किया। उनकी मृत्यु 28 मई 1906 को 58 वर्ष में हो गई। दोस्तों, इस प्रकार देश की स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी को जीवन पर आधारित एक फिल्म आने जा रही है जिसका नाम है मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। इस फिल्म में उनके प्रेरणादायी जीवन के उन सभी पहलुओं को दर्शाया गया है जिसके लिए वे प्रसिद्ध हुई थी। इस फिल्म में सन 1857 को भारतीयों द्वारा किए गए विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उनके युद्ध में प्रदर्शन को बहादुरी, वीरता एवं नारी शक्ति की एक प्रेरणादायी कहानी के रूप में भी प्रदर्शित किया गया है, जो कि उनके बाद की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करता है। यह फिल्म एक भारतीय ऐतिहासिक जीवनी फिल्म है। दोस्तों, इस फिल्म दिसंबर में 18 तारीख को रिलीज हुआ है। इस फिल्म को ट्रेलर में कंगना रनावत को तलवार से दुश्मन के सिर काटते हुए, फूलों के साथ खेलते हुए एवं एक रॉयल बंगाल टाइगर को मारते हुए और उनके खून से सने चेहरे के साथ युद्ध में हर हर महादेव का आह्वान करते हुए दिखाया गया है। इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर लोग इस फिल्म को देखने के लिए काफी उत्सुक भी हो रहे हैं। मणिकर्णिका फिल्म 19 जनवरी महीना के 25 तारीख को रिलीज हो जाएगी, जिसे आप अपने आसपास के सिनेमा घरों में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इस फिल्म में उनके फर्स्ट पोस्टर यानी उनके लुक को सन 2017 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले कंगना रनावत ने हरिद्वार में गंगा नदी में डुबकी लगाकर फिल्म की सफलता के लिए प्रार्थना की थी। दोस्तों, इस फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई के किरदार का अभिनय फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत द्वारा किया जा रहा है। साथ ही वह फिल्म का निर्देशन भी कर रही है। हालांकि इस फिल्म का निर्देशन कंगना रनावत के अलावा राधा कृष्ण जगलामुर्दी भी कर रहे हैं। दोस्तों, इस फिल्म के निर्माता स्टूडियोज कमल जैन और निशांत पिट्टी है। इस फिल्म में शंकर एहसान लोय द्वारा म्यूजिक दिया गया है। इस फिल्म में अतुल कुलकर्णी तात्या टोपे के किरदार में दिखाई देने जा रहे हैं, तो वहीं गंगाधर राव का किरदार जिस्सू सोना गुप्ता, झलकारी बाई का किरदार टीवी एवं फिल्म अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने निभाया है। दोस्तों, इस फिल्म का कुल बजट 125 करोड़ रुपए है। 9 जनवरी 2019 को मणिकर्णिका फिल्म का आधिकारिक म्यूजिक लॉन्च किया गया है। यह फिल्म भारत में न सिर्फ हिंदी भाषा में रिलीज हो रही है, बल्कि यह तेलुगु एवं तमिल भाषा में भी डब की गई है। दोस्तों, ये बायोग्राफी आप लोगों को रानी लक्ष्मीबाई जी का अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों, अगर ये बायोग्राफी अच्छा लगे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर अच्छा नहीं लगे हो तो चैनल को डिसलाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत धन्यवाद।